गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सचिन गोयल। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर आप स्लाइड्स के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ाते। तो बेटा स्लाइड्स में काफ़ी टाइम भी लगता है बनाने में और एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं हो पाती। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो पॉइंट्स याद नहीं रह पाते, इसलिए मैं नोट्स की फॉर्म में लेके आया हूँ। तीसरी बात ये है, जो ये नोट्स हैं वो यूपीएससी के नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हम आज बात करेंगे, तो ये काफ़ी आपको फ़ायदे करेंगे पढ़ाई करने में। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बारे में। तो चाइना का नाम तब से आता है जब से हमने इतिहास में एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो चावल है उसके उगने का साक्ष्य मिलता है, वो सबसे पहले चीन से ही मिलता है। और ये कहाँ मिला था? सबसे पहले हुआंग हू, जिसे आज येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जी हांग हू है वो एशिया की लार्जेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। इसके अलावा जो अन्य दो नदियां हैं जैसे यांगजी और पर्ल रिवर, जो हांगकांग है वो पर्ल रिवर के पास स्थित है, और यांगजी जहाँ पे ये ज्वांगजू और ये आपका वुहान स्थित है। जो हुआंगहू रिवर है जिसे हम येलो रिवर भी बोलते हैं, उसको चाइना का सोरो भी कहा जाता है, यानी कि सोरो ऑफ चाइना भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी इसका पानी का स्तर बढ़ जाता है तो लगभग मोस्टली जो 10% चाइना है उसके अंदर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण काफ़ी लोग की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी तहस नहस हो जाती है, तबाही मच जाती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? सोरो। लेकिन इसी को क्रेडल ऑफ चाइना भी बोला गया है, यानी कि इसी के पानी के सहारे चाइना में आज खेती कामयाब हुई है। खेती का जो मोस्टली जो रिसोर्स है पानी का, वो कौन सी नदी है? हुआंगहू, यानी कि येलो रिवर। आज से 5000 साल पहले यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हम बोलते हैं यांगशू कल्चर। इसके अंदर क्या था कि जो चावल की खेती थी पहले नदियों की सहारे हुई थी, लेकिन इसका पानी दूसरी जगह ले जाकर बड़े पैमाने पर चावल की खेती की गई थी। ये उसी समय का साक्ष्य है। यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं कि जैसे खेती में उपकरणों का इस्तेमाल, जैसे आपने सुना होगा खुरपी और ये जो हल है, इन सभी का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उससे 2000 साल के बाद, यानी कि आज से 3000 साल पहले एक लोंग शान कल्चर आया चाइना में, जो कि 3000 साल पहले आया था। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि इसमें बड़े पैमाने पर जो औजार थे उनका बारीक उनका जो एडवांस फॉर्म था उनको इस्तेमाल किया गया। दूसरा जो ये एज था ये वहाँ का ब्रॉन्ज एज था, यानी कि वहाँ पे तांबे का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था, और जो ज़्यादातर औजार थे वो तांबे से बनाए जाते थे। तीसरा, यहाँ पे जो औजार मिले हैं वहाँ यहाँ पे शिल्पकला भी साथ में नमूने मिले हैं। लेकिन जो वास्तविक जो चाइना का इतिहास है वो हम आज से 2000 साल पहले के इतिहास से पढ़ते हैं, जिसमें जो जिया डायनेस्टी थी वो सबसे प्रमुख डायनेस्टी थी। यानी कि दो कबीले थे, जिया और शंग। और जो उस समय आज से 2000 साल पहले क्या था कि जो जिया डायनेस्टी थी वो चाइना पर जो जो कबीला था, जिया कबीला था, वो काफ़ी शक्तिशाली था। और वही एक चाइना का जो पूरा चाइना है, पूरा चाइना में कबीले के हिसाब से चाइना बटा हुआ था, लेकिन उनमें प्रमुख कौन था? जिया डायनेस्टी। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके युद्ध हुआ शेंग जो कबीला था, शेंग कबीले से, उसके बाद उन्होंने जिया को हरा दिया और इसको बोला गया बैटल ऑफ मिंटल। क्या बोला गया? बैटल ऑफ मिंटल। तो शेंग जो था वो जीत गया और आगे 600 वर्षों तक उन्हीं ने राज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही शेंग जो राजवंश था उनका खात्मा हुआ, तब वहाँ पे कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? जू डायनेस्टी, यानी कि जू डायनेस्टी। और इसने कब से कब तक राज किया? करीब 800 सालों तक राज किया, यानी कि 1046 यानी कि 1046 बीसी से लेकर 256 बीसी तक। और उसके बाद जैसे जैसे जो मिड टर्म आता है जू डायनेस्टी का, उसके बाद क्या हुआ कि जो कबीलाई क्षेत्र थे उनमें आपस में शक्तिशाली होने लगे और एक दूसरे से युद्ध लड़ने लगे। कहने को जू डायनेस्टी का राज था, लेकिन वहाँ पे बलशाली जो कबीले थे वही देखभाल करते थे। तो वो
जो पूरा चाइना है वो किस में बदल गया, वारिंग स्टेट, यानी कि पूरे चाइना में युद्धों का दौर चल पड़ा और शक्तिशाली लोग जो दूसरे कबीलों के साथ थे वो आपस में लड़ने लगे। और ऐसा कब तक चलता गया, 221 बीसी तक, यानी कि ईसा मसीह के 221 वर्ष पहले तक। उसके बाद वहाँ का ये कबीला था क्विन, जो काफ़ी शक्तिशाली उभर कर सामने आया और उसने चाइना को यूनिफाई किया। यूनिफिकेशन के बाद वहाँ से चाइना के साथ में मंगोल लगता है। मंगोल से लगातार युद्धों से परेशान होकर जो क्विन डायनेस्टी थी उन्होंने चीन की दीवार बनानी स्टार्ट की। जो चीन की दीवार बनी हुई है वो रेत और उससे जो पहाड़ों की मिट्टी है उससे बनी हुई है, जो रेत है वो उससे और पहाड़ों की मिट्टी से बनी हुई है। और इसके अंदर जब इसको बनाया जा रहा था तो इसकी जो पुताई के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया ताकि इसको मजबूती प्रदान की जा सके। और ये उस समय काफ़ी ऊंची दीवार थी ताकि मंगोल के हमलों से बचा जा सके। इसके बाद जो हान डायनेस्टी है, यानी कि जो हान डायनेस्टी है वो बीजिंग के आसपास के एरिया में काफ़ी उभर कर सामने आई। यह जो हान डायनेस्टी है इसके अंदर जो ज़्यादातर जो व्यापार के ऊपर ध्यान दिया गया और एक सिल्क रोड की स्थापना की गई। उस समय जो चाइना का व्यापार था पूरे एशिया में या फिर कहें तो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि करीब करीब 50% व्यापार पूरे जो वर्ल्ड का व्यापार है वो कौन हैंडल करता था, चाइना हैंडल करता था। और इसी जो एज को चाइना के लिए क्या कहा गया, गोल्डन एज, यानी कि स्वर्ण युग। इसके बाद जैसे जैसे जो हान डायनेस्टी है वो आगे बढ़ती गई तो उसके बाद जो हान डायनेस्टी है वो 3 वर्गों में बट गई, यानी कि जो उनके बीच में आपस में मतभेद हुआ था तो वो जो चाइना का इलाका था वो 3 भागों में बट गया, जो कि एक तो जिन डायनेस्टी के नाम से फेमस हुआ, एक शू के नाम से और एक वो उसके नाम से। इसके बाद जो सारा कंट्रोल था धीरे धीरे जो जिन डायनेस्टी थी उसने शू और वूस डायनेस्टी को हरा दिया और जो जिन डायनेस्टी थी उसकी सत्ता आ गई। उसके बाद 266 एडी में जो जिन डायनेस्टी थी उसको जो उनके उसके 5 पुत्र थे तो पांचों में बराबर बराबर बांट दिया गया। तो उनके नाम कुछ ऐसे हैं, जियांगजू, जियानबिल, जाई, दाई, क्विंग। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, बट एक आपको नॉलेज की पर्पज़ से आपको ऐसा लेक्चर कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, चाहे आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे को चाइनीज़ नहीं आती तो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो, लेकिन आपको इसका इतिहास पढ़ना होगा। तो जो जैसे ही जियांगजू, जिराबिल, जाई, डियाई, क्वांग आया तो इसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना का कुछ क्षेत्र था, यानी कि जो चाइना का क्षेत्र था उसके अंदर 5 राजवंश तथा 16 किंगडम ने राज करना स्टार्ट कर दिया। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा, 420 एडी से लेकर 589 एडी तक। उसके बाद जो चाइना था वो विस्तार करता रहा कहाँ तक, तुर्की और तिब्बत तक। जो तिब्बत था वो चाइना के कहाँ पे है, जो साउथ में है, यानी कि दक्षिण में, और तुर्की है वो कहाँ पे है, साउथ के चीन के पश्चिम में। तो ऐसे ही कुछ लगातार चलता रहा। इसके बाद इन 16 किंगडम्स में आपस में मतभेद होते रहे और जो पूरा चाइना है वो एक यूनिफिकेशन प्रोग्राम के तहत 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा, नॉर्दर्न चाइना और साउदर्न चाइना। साउदर्न चाइना में 3 डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी, क्विलैंग, च्यू और जो साउथ के ईस्ट में जिन। वही नॉर्थ में कौन सी थी, वुई और जियानबी। और जो वुई थी उसके ईस्ट में कौन सी थी, हैन डायनेस्टी, और जो उसके वेस्ट में कौन सी थी, टोक्सियाम्बे डायनेस्टी। तो ये कुछ ऐसे कबीले थे जैसे भारत में जो 16 महाजनपद थे उसी तरीके से चाइना में भी थे। जो हान डायनेस्टी है उसने आगे चल के पूरे चाइना का यूनिफिकेशन किया। जो हान डायनेस्टी जो पहले थी हान डायनेस्टी की, उसी के राजवंशों ने इसको इन सभी जो कबीलाई जो क्षेत्र था इनको सभी को समाप्त करके पूरे जो चाइना का यूनिफाई करके एक चाइना एकीकृत चाइना बनाया और उसमें बुद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार और प्रसार किया। हान डायनेस्टी के बाद जो
किसने रिप्लेस किया? सुई डायनेस्टी ने। किसने रिप्लेस किया? सुई डायनेस्टी ने। जो सुई डायनेस्टी थी वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फेमस मानी जाती है, यानी कि जो भी वहाँ पर आज के जो कुछ मोनूमेंट्स मिलते हैं वो सुई डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने लुओयांग नामक जो शहर है उसको क्या बनाया अपनी कैपिटल। जो सुई डायनेस्टी है उसके काल में जो कोरिया के जो वहाँ के इन्वेडर थे उन्होंने बार बार चाइना पर हमला किया। तो इसके लिए जो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया? उसको कोरिया तक बढ़ा दिया गया ताकि इनके हमलों से बचा जा सके। जैसे तैसे करके सुई डायनेस्टी का जो कार्यकाल वो ख़त्म होता है। उसके बाद है टैंग डायनेस्टी। जो टैंग डायनेस्टी है उसने कब से कब तक लेकर राज किया? 818 एडी से लेकर 907 एडी तक, जिसके अंदर जो उसके जो संस्थापक थे कौन थे? गुआजू। कौन थे? गुआजू, जिन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको लुयांग से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? चांग में। और दोबारा से 1907 में ये जो चाइना है कितने क्षेत्र में बट गया? 5 क्षेत्र में बट गया। लियांग, टैंग, जिंग, हांग, जू, इन क्षेत्रों में बटता गया। जो इसके साउथ का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला गया? शांग डायनेस्टी, यानी कि जो वहाँ के वंशज हैं कौन है? शांग। और जो नॉर्थ के कौन है? जिया और लियाओ। और जो मिड चाइना है उसके ऊपर किसका कंट्रोल था? जिन डायनेस्टी के बाद। जो बाद में फिर आगे चल के जिन डायनेस्टी ने चाइना को दोबारा यूनिफाइड किया, यानी कि देखो चाइना का यूनिफिकेशन 3 बार हुआ है। कब कब? एक तो क्विन डायनेस्टी ने किया, उसके बाद हान डायनेस्टी में दोबारा बंटवारा हो गया, फिर उसके बाद किसने इसका किया? एक बार हान डायनेस्टी ने दोबारा जैसे ही उसको देखा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा तो उस जो डिवीज़न था उसको समाप्त करके दोबारा यूनिफाई किया गया। उसके बाद टांग डायनेस्टी के दौरान दोबारा बट गया, लेकिन अब इनको कौन एकीकृत करेगा? जिन डायनेस्टी। जिन डायनेस्टी ने कब एकीकृत किया? 1115 एडी में। उस समय भारत में किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का। किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का था क्या? नहीं था। किसका था? आनंद पाल का, पाल वंश का। दिल्ली पर शासन किसका था? पाल वंश का। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद जो जिन डायनेस्टी है जैसे उसने राज किया तो जो मंगोल थे, मंगोल के चंगेज़ खान दोबारा चाइना पर हमला कर दिया और चाइना के क्षेत्रों को लूटना खसीटना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही चिंग डायनेस्टी थी जो कमज़ोर होती गई और वहाँ का एक कबीला था शैंग, उसने दोबारा जो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो चाइना में 1289 तक किसका शासन रहा? शांग डायनेस्टी का। उसके बाद धीरे धीरे एक डायनेस्टी और बढ़ रही थी, युआन डायनेस्टी। कौन सी? युआन, जिसने 1271 से लेकर 1368 तक चाइना पर राज किया। जो यांग डायनेस्टी है वो किसकी डायनेस्टी थी? वो मंगोल की थी। जैसे कि मैंने बताया कि जो जिन डायनेस्टी के दौरान मंगोलों ने हमला स्टार्ट कर दिया तो वहाँ के ज़्यादातर क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया? चंगेज़ खान का कब्जा हो गया। अब जाते जाते चंगेज़ खान तो मंगोलिया का राजा था तो उसे तो मंगोल में ही बैठना था, तो जाते जाते उसने अपने जीते हुए क्षेत्र पर किसको बिठा दिया? अपने पोते को। और जैसे ही उसका पोता था उसके पोते ने, उसका पोता कौन था? कुबलई खान, जिसने वहाँ पे राज किया। लेकिन बाद में कुछ मतभेद होने के कारण जो कुबलई खान था उसकी अनबन हो गई किससे? अपने दादा से, जिसका नाम क्या था? चंगेज़ खान। और उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको क्या बोला गया? युआन डायनेस्टी। बाद में चल के युआन डायनेस्टी को क्या बोल दिया गया? मंगोल डायनेस्टी। तो ऐसा कुछ इसका सफ़र रहा। इसके बाद हम देखते हैं चाइना में युआन डायनेस्टी के बाद जो पूरा चाइना था वो 2 कबीलों ने अपने आपस में बांट लिया। कौन कौन सा था? एक तो क्वांगजू और हांगजू। कौन कौन सा था? क्वांगजू और हांगजू। इन दोनों ने युआन डायनेस्टी का जो इलाका था आपस में बांट लिया क्योंकि सबसे शक्तिशाली कबीले यही थे। यानी कि चाइना में मोस्टली कबीलों का ही राज रहा है आज अभी तक, 1912 तक ऐसा ही चलेगा। तो जो हांगजू था उसी के शासन में मार्को पोलो जो कि इटली का नागरिक था वो चाइना गया था
और इसी ने बताया था कि जो जब ये इटली चाइना गया तो इसने वहाँ पे सबसे पहले कागज़ का इस्तेमाल देखा, बैंक नोट्स देखे, तो काफ़ी प्रभावित था। इसके बाद जो दोनों को किसने हरा दिया? मिंग डायनेस्टी ने, यानी कि क्वांगजू और हांगजू को किसने हरा दिया? मिंग डायनेस्टी ने। ये देखो दोस्तों, अगर आपको नाम रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप एक दो बार लेक्चर दोबारा देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और बेसिकली ये कबीलाई क्षेत्र थे, मतलब चाइना पे आज तक जो राज रहा है वो तो सिर्फ एक जो इकलौती डायनेस्टी है, किसका? जो क्वीन डायनेस्टी, जो हान डायनेस्टी है, हान डायनेस्टी का इकलौता राज रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें बदलती रही हैं। हालांकि जो वंशज चलते आ रहे हैं वो हान डायनेस्टी है। हान कहाँ पे पड़ता है? बीजिंग के पास। तो ये क्वांगजू और हांगजू को दोनों को समाप्त करके किस में ला दिया गया? मिंग डायनेस्टी में। जो मिंग डायनेस्टी का कार्यकाल रहा है कहाँ से कहाँ तक रहा है? 1368 से लेकर 1644 AD तक रहा है। इन मिंग डायनेस्टी का जो खर्चा था शासनकाल में, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते थे, मतलब खर्चे की इतनी परवाह नहीं करते थे। तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ थी। इन्होंने काफ़ी महल वगैरह भी बनवाए, काफ़ी कुछ इनके अनाप शनाप खर्चे थे, जिससे जनता ने परेशान होकर 1674 में 44 में एक विद्रोह किया, जिसके बाद जो सत्ता में कौन आई? किंग डायनेस्टी। कौन सी? क्विंग, यानी QING, क्विंग डायनेस्टी आई। और ये इस डायनेस्टी ने कब से लेकर कब तक शासन किया? 1644 से लेकर 1912 AD तक। इस डायनेस्टी को स्टार्टिंग में इसका काम अच्छे थे, यानी कि ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं करती थी, लेकिन इनकी कुछ इफ़िशियंसी थी। इफ़िशियंसी क्या थी कि मतलब राजा ने जो पावर को सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि राजा एक कौन बन गए थे? मोनार्किस्ट बन गए थे, यानी कि मोनार्क बन गए थे, यानी कि तानाशाही करने लगे थे। दूसरी बात, जिनका सिस्टम था वो एरोस्टेटिक सिस्टम था, यानी कि रूढ़िवादी सिस्टम था, यानी कि नए विचारों से प्रभावित नहीं था। तीसरा, उन्होंने है ना कि कोई भी ऐसा मॉडर्नाइजेशन के तरीके नहीं अपनाए, यानी कि उनके जैसे जो 1644 में जो बंदूक का आविष्कार हुआ था, गन पाउडर का आविष्कार हुआ था, इनसे चाइना ने परहेज कर रखा था। मतलब ये मानते ही नहीं थे, ये बोलते थे कि जो यूरोपियन सभ्यता है या फिर जो इंडियन सभ्यता है वो एक दिन लौटकर दोबारा पिछले अपने टाइम में ही आ जाएगी। तो ये मॉडर्न ज़माने को मतलब नहीं मानते थे इतना। इसी में एक जो जापान में एक मेजी रेस्टोरेशन है, यानी कि जो मेजी रेस्टोरेशन है जापान में, वो उभर कर आ रहा था। जो मेजी रेस्टोरेशन में क्या, मेजी रेस्टोरेशन देखो, जापान में भी एक मोनार्क सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे भी राजा होता है और कुछ कुछ पीरियड्स को वो कुछ नाम देते हैं। तो जो मेजी जो 1900 में, जो 19वीं शताब्दी में, 19वीं-20वीं शताब्दी में जो जापान में एक रेवोल्यूशन आया था, उसको क्या बोला गया? मेजी रेस्टोरेशन। यानी इसके अंदर क्या हुआ था कि जापान के क्षेत्र को बढ़ाना था। इसका मेन मकसद क्या था? जापान के क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि साम्राज्यवाद की नीति। दूसरा, जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको अपने देश में भी लागू करना। तो ये किस में हो रहा था? जापान में हो रहा था, जिसके कारण जो इनकी एफिशिएंसी थी वो लगातार कम होती जा रही थी। जो चीन का क्षेत्र है 19वीं सदी तक ऐसा क्षेत्र था जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, यानी कि यहाँ पर अभी तक किसी भी विदेशी व्यापार का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हाथ बढ़ाया, कितने में? 1835 में। लेकिन जो चाइना के राजा थे उन्होंने बोला कि आप हमें क्या दे सकते हैं? हम ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपसे बड़ा एरिया है, आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, आपसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन जैसे तैसे करके जो अंग्रेजी जो गवर्नर्स थे उन्होंने 1839 में अपना लिया, क्या कि हाँ भरवा ली राजा से कि चलो ठीक है, आप कुछ एरिया में आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब उनको अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट मिल गई तो उन्होंने नशीले पदार्थों का निर्यात करना, चीन में निर्यात करना शुरू कर दिया, जिससे गुस्से में आकर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, और जिससे हड़बड़ाकर अंग्रेज़ों ने युद्ध की घोषणा कर दी, जिसे हम फर्स्ट ओपियम वार बोलते हैं।
तो फर्स्ट ओपियम वार में 1839 से लेकर 1842 तक चला, यानी कि 1839 से 42 तक चला, जिसके अंदर जो चीन की हार हुई और जो ब्रिटेन की जीत हुई। और इससे क्या हुआ कि जो चाइना हो उसको बैकट्रैक करना पड़ा और अफीम के व्यापार के लिए जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी उनको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक समय के बाद यानी कि 10-15 सालों में ही वहाँ पे अफीम खाने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहाँ के राजा ने इन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक कर दिया। तो यानी कि अभी राजा ने उनके सेवन पर क्या किया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिससे अंग्रेज़ दोबारा भड़क गए और जो सेकेंड ओपियम वॉर हुआ। और ये वॉर कब से कब तक हुआ? 1856 से 60 तक। तो इनके बीच में वॉर हुआ, लेकिन जो किंग डायनेस्टी थी उन्होंने अपनी सेना को इतना एफिशिएंट, जो नेवी थी अपनी, उनकी एफिशिएंट नेवी नहीं थी, जिसके कारण वो दूसरा ओपियम युद्ध भी हार गए। और राजा को जो पहले कुछ ही एरिया पर व्यापार करने की अनुमति थी, अब उनके एरिया को बढ़ा दिया गया। और दूसरा, अब अंग्रेज़ों को सभी पोर्ट्स जो चाइना के थे वो दे दिए गए ताकि वहाँ पर अपना सामान लेके आ जा सके। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि जैसे अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जीत लिया, तो फ्रांस ने भी स्टार्टिंग में, आपको पता है कि 7 ईयर वॉर चला था, तो अंग्रेज़ों के साथ फ्रांस की वैसे ही दुश्मनी थी। तब फ्रांस ने भी वहाँ पे धीरे धीरे पैर जमाना स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में उन्होंने चाइनीज़ का साथ दिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे अंग्रेज़ों में के दबाव में आकर जो चीन के राजा थे उन्होंने फ्रांस के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी। तो इससे फ्रांस नाराज़ हो गए और फ्रांस और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं टोंकिन वॉर। टोंकिन वॉर में अंग्रेज़ जो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं थे, इनडायरेक्टली इंक्लूड थे, तो जो इनके पास इतनी अच्छी एफिशिएंट सेना नहीं थी जो चीन की थी, और अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट कम था। और जैसे कि आपको पता है कि इसी दौरान भारत में भी जो आज़ादी का मूवमेंट काफ़ी तेज़ था, तो इंग्लैंड नहीं चाहता था कि चाइना में भी फंसे, इसलिए फ्रांस और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, जिसके अंदर फ्रांस की जीत हुई। और कुछ जैसे चाय और हथियारों के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारों में फ्रांस को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो जापान में मैंने बताया कि जैसे 19वीं शताब्दी में मेजी रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई, तो अपना क्षेत्रवाद वो बढ़ाने के लिए तथा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लाने के लिए उसने भी चाइना के साथ व्यापार करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों के दबाव में आकर उन्होंने चाइना को मना कर दिया। चाइना ने जापान को मना कर दिया, और जो जापान था उनको भी साम्राज्यवाद की नीति अपनानी थी। इसके लिए उन जापान और चाइना के बीच में भी युद्ध हुआ। कब से कब तक? 1894 से लेकर 95 तक इस बीच में जो युद्ध हुआ। और जो जापान ने जो मंचूरिया का इलाका है और उसमें अपनी बढ़त बना ली, और 1995 तक कहाँ तक आ गए? बीजिंग तक। और जो मुख्य जो पोर्ट्स हैं उन पर किसका कब्जा हो गया? जापान का कब्जा हो गया। क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान और चाइना की दूरी काफ़ी कम है। इसके बाद क्या हुआ कि जो क्विंग डायनेस्टी है लगातार युद्ध हारती जा रही थी और वहाँ के सैनिक लगातार मरते जा रहे थे। तो इससे परेशान होकर कि भाई इनकी तो कोई एफिशिएंसी नहीं है, मतलब कुछ कर ही नहीं रही है, जो वहाँ की सरकार है लगातार युद्ध हारती जा रही है और सहयोग, मतलब जो लगातार फौजी मरते जा रहे हैं, तो एक भावना वहाँ पे उठी कि जो ये राजवंश है इसको हमें हटा देना चाहिए। इसके लिए वहाँ पे एक रेबिलियन हुआ, यानी कि वहाँ पर एक विद्रोह हुआ जिसके बोलते हैं बॉक्सर रेबिलियन, यानी कि बॉक्सर विद्रोह, जो कब से लेकर कब तक हुआ? 1899 से 1901 तक। इसके अंदर एक यहांतन क्या हुआ? एक मूवमेंट चला। इसका मतलब है कि जो राजाओं का काल है उनको समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार युद्ध हारते जा रहे हैं और उनकी इफिशियंसी भी कुछ नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बाजार में मंदी छाई हुई है और लगातार युद्ध पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, युद्ध में भी कुछ नहीं मिल रहा, हार ही मिल रही है, लगातार फौजी मारे जा रहे हैं। तो इसमें एक रेबेलियन हुआ जिसके अंदर यहाँ तो मूवमेंट चला। लेकिन जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपनी मिलिट्री के माध्यम से उस मूवमेंट को दबा दिया। अब जो चीन था वो दो धड़ों में बट गया था, मतलब धड़ा तो एक ही था, यानी कि लोगों को किसी न किसी तरह जो किंग डायनेस्टी है उनसे छुटकारा चाहिए था। तो जो चीन था वो दो धड़ों में था।
एक कौन थे? एंटी मोनार्किस्ट, यानी कि जिनको राजशाही ख़त्म करनी थी। दूसरे कौन थे? रिफॉर्मिस्ट, यानी कि जो बदलाव लाना चाहते थे, यानी कि राजवंश भी रखना चाहते थे लेकिन बदलाव भी लाना चाहते थे। लेकिन दोनों का मेन मकसद क्या था कि जो दोनों ही हैं वो जो इस जो डायनेस्टी से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जो राजा है वो भी रूढ़िवादी थे, और जो जो एंटी मोनार्किस्ट थे वो चाहते थे कि हमें तो रिपब्लिक बनाना है। तो एंटी मोनार्किस्ट के जो सबसे बड़े लीडर थे वो कौन थे? युआन शिकाकाई, जो बेसिकली बीजिंग से थे। इन्होंने अपनी एक आर्मी का गठन किया। दूसरी ओर जो डॉक्टर सन यात्सन थे, सन यात्सन, जो उन्होंने अमेरिका से मेडिकल की पढ़ाई की थी, और इनका जो जन्म हुआ था नैनकिंग में हुआ था। नैनकिंग कहाँ पे है? हांगकांग के पास। तो उन्होंने अपनी एक सेना का गठन किया। जो नैनकिंग चाहते थे, वो नैनकिंग मोनार्की को हटाना नहीं चाहते थे, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन अब वो चाइना में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो आगे चलकर वो क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने। तो अभी जो शिकाकाई था वो क्या था कि राजा की जो सेना थी उसके अंदर एक जनरल पद पर था, और वो चाहता था कि इन राजाओं को हटा दिया जाए और मैं राजा बन जाऊं। लेकिन स्टार्टिंग में उसने अपना उद्देश्य क्लियर नहीं होने दिया। वो चाहता था कि रिपब्लिक बना मैं उन्हें, कि वो एक ऐसा प्रोपोगंडा बनाता था कि जैसे वो चाहता है कि वो चाइना को क्या बनाया जाए? रिपब्लिक। लेकिन वास्तविक तौर पर वो क्या बनना चाहता था? खुद राजा बनना चाहता था। इसने इसके लिए किसका सहयोग लिया? डॉक्टर सन यात्सन का। और डॉक्टर जो सन यात्सन है वो उनको पता था कि जो उनका जो क्षेत्र है अभी दो भागों में बंट जाएगा, इसलिए उन्होंने जो युआन शिकाकाई है उनकी अध्यक्षता में सरकार बनाने के लिए रजामंदी दे दी, और बोला कि आप ही यहाँ के प्रेसिडेंट बनोगे। 1911 में डेमोक्रेटिक नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि जो सन यात्सन है उन्होंने कुओमिंगटोंग नामक एक राजनीतिक दल भी बनाया, जिसका नाम क्या था? कुओमिंगटोंग। जब 1912 में इलेक्शन हुए तो ज़्यादातर सीटों पर किसका समर्थन था? रिफॉर्मिस्ट सन यात्सन का। हालांकि जो जो लीडर थे, जो मतलब असली विजेता थे, कौन थे? युआन शिकाकाई। लेकिन किसके सहयोग से विजयी बने वो? यांग सन यात्सन सन से। तो इनकी अध्यक्षता में वो विजयी बने थे, मतलब इनके सहयोग से वो विजयी बने थे। अच्छा, जो सन यात्सन हैं उन्होंने चाइना का यूनिफिकेशन के लिए अपना पद भी त्याग दिया, और जो युआन शिकाकाई की जो सरकार थी उसको भी अपना समर्थन दे दिया। उनकी जो पार्टी थी कुओमिंगटन, उनके 3 आदर्श थे: नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे ही 1912 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको? युआन शिकाकाई को, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जापान की जो ये कुओमिंगटांग है, इस पार्टी को से चाइना से निकलने के आदेश दे दिए। और जो कुओमिंगटिंग है, एक जो कुओमिंगटोंग है वो उदारवादी राजनीतिक दल था, यानी कि वो लिबरल था। और लिबरल कौन थे? वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज और जापान का सपोर्ट था। हालांकि जो युआन शिकाकाई वो किससे प्रभावित थे? वो कम्युनिज्म से प्रभावित थे। किससे? साम्यवाद से प्रभावित थे। तो दोनों के बीच में टसल रहती थी। तो जो कुओमिंगटोंग का जो आदर्श थे क्या क्या थे? नेशनलिज्म, यानी कि जो चाइना है, वो जो चाइना के लोग हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। समाजवाद रहेगा, चाइना में क्या रहेगा? समाजवाद। तीसरा, जो कोई भी शाही वंश राज नहीं करेगा, बल्कि लोगों का शासन होगा, लोगों के ऊपर शासन होगा। लेकिन जो युआन शिकाकाई है उन्होंने अपने आप को राजा को डिक्टेटरशिप घोषित कर दी, और जो कुओमिंगटांग जो पार्टी थी उसको निकाल दिया, जिसने बाद में जापान में जाकर अपनी सरकार बनाई। तो इससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि चाइना और जापान के रिश्ते बिगड़ते गए। जो लिबरल लोग थे उनको जापान ने सपोर्ट किया। अभी क्या था कि जैसे ही 1915 में अपने आप को एम्पेरर घोषित किया युआन शिकाकाई ने, 1916 में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही युआन शिकाकाई मर गया तो उसके बाद जो उसकी पार्टी के जो प्रमुख लीडर थे उन्होंने पूरे देश को अपने अपने हिसाब से बांट लिया, यानी कि चाइना के काफ़ी टुकड़े हो गए। और जो हर एक जो फ्रैगमेंट था वो दूसरे फ्रैगमेंट से लड़कर उनका इलाका हासिल करना चाहता था। तो यानी कि अभी वही दोबारा से वही एरा चल पड़ा। कौन सा? वॉरलॉर्ड एरा, जिसके अंदर जो शक्तिशाली
कबीले थे, यानी कि जो शक्तिशाली फ्रैगमेंट थे, वो दूसरे जो फ्रैगमेंट से उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। और ये कब से कब तक चला? 1916 से लेकर 1928 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जैसे ही कुछ शांति हुई, यानी कि 1920 के बाद कुछ देर के लिए शांति हुई, इतने में जो डॉक्टर सन यात्सन हैं वो जापान से कहाँ पर आ गए? दोबारा चाइना में आ गए। और चाइना में आकर ग्वांगझू नामक एक जगह पर उन्होंने चाइना की सरकार बनाई। इसके लिए जो सन यात्सन हैं उन्होंने किससे हाथ मिलाया? जो पहले एंटी मोनार्किस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, कौन? युआन शिकाकाई, उनकी ही पार्टी से दोबारा हाथ मिलाया ताकि चाइना को यूनिफाई किया जा सके। उन दोनों ने मिलकर एक सेना खड़ी की, जिसे हम रेज ऑफ मिलिट्रिज्म बोलते हैं चाइना में, जो सभी कबीलों को एक साथ जोड़ सके। और इनकी आर्मी ने सभी कबीलों को एक साथ जोड़ा, जिससे चाइना दोबारा एकीकृत हो गया। लेकिन इसी बीच जो सन यात्सन है उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1925 में। इसके बाद क्या हुआ कि जो उनकी क्योमिंग टैंग जो राजनीतिक दल था किसका? सन यात्सन का, उसके जो अगले मुखिया कौन थे? चिंग काई शिक। कौन थे? चिंग काई शिक। तो इन्होंने क्या किया? ये KMT में क्या थे? एक मिलिट्री जनरल थे, यानी कि इन्होंने ही यूनिफाई किया था। और इनका जो एक्सपेडिशन था, यानी कि इन्होंने किस ओर युद्ध किए थे? ज़्यादातर नॉर्थ की ओर। कहाँ से कहाँ तक किए थे? ग्वांगझू, जो कैंटोन यानी कि हांगकांग से लेकर बीजिंग तक किसने जीता था? चिंग काई शिक ने जीता था। इससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी जनता में। और जो अगला जो चाइना का वारिस बना, कौन बना? चिंग काई शिक। और जो चिंग काई शिक है वो किससे प्रभावित थे? डॉक्टर जो सन यात्सन से। डॉक्टर सन यात्सन क्या चाहते थे कि चाइना में लिबरलिज्म आए, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को व्यापार करने का मौका मिले, जो भी लिबरल चीज़ें हैं उनको उनका समर्थन था। तो चिंग काई शिक भी यही चाहते थे। लेकिन जो चिंग काई शिक थे वो कम्युनिज्म के प्रति काफ़ी कट्टर थे, यानी कि वो कम्युनिज्म की जो काफ़ी खिलाफ थे। जैसे कि डॉक्टर सन यात्सन ने तो चाइना को यूनिफाई करने के लिए कम्युनिस्ट से हाथ मिला लिया था, लेकिन ये चाइनीज़ लोगों के, जो कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ थे। तो इसलिए पूरा चाइना दो धड़ों में बट गया। किस किस में? KMT और CPC। KMT यानी कि कुओमिंटांग और CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो वहाँ पे अभी सत्ता किसकी थी? KMT की। उनके पास जो आइडियोलॉजी थी कैसी थी? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी। और जो उनका प्रभाव काफ़ी किस एरिया में था? अर्बन, मतलब शहरों में। और उन्होंने क्या किया कि शहरों से सभी कम्युनिस्ट को खदेड़ दिया। और कहाँ जो कम्युनिस्ट थे वो कहाँ जाकर बस गए? गाँव में। तो गाँव पर किसका कब्जा था? कम्युनिस्ट का। तो उसके बाद वहाँ पे गाँव के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उन्होंने अपनी क्या की? एक रेड आर्मी तैयार की, जिसके अंदर जो देखो जो CPC है उसका कौन था पहले? युआन शिकाकाई था, यानी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उनकी जगह, अब देखो इस डॉक्टर सन यात्सन के बाद कौन आया? चियांग काई शिक। लेकिन युआन शिकाकाई के बाद कौन आया? माओ जेडोंग। जो मुख्य रूप से लीडर थे कौन थे? माओ जेडोंग। दूसरे नंबर पे जो लीडर थे कौन थे? जोऊ इनलाई। जो तीसरे नंबर पे कौन थे? डेंग जिंगयापे। जो ये पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको सपोर्ट था किस किस का? USSR का। और जो ये पार्टी थी ये गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी विश्वास रखती थी, यानी कि छिपकर मारने में काफ़ी विश्वास रखती थी। इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। अब देखो 1926 की बात है कि उनका जापान के साथ युद्ध हुआ था। चलो ये आगे बात करते हैं थोड़ा सा जापान के युद्ध के बारे में। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट थी। तो इस बीच मतभेद बढ़ते गए। जो KMT थी जिसके जो लीडर कौन थे? चियांग काई शिक। इन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर CPC के जो लीडर्स थे उनको मरवा दिया। अभी क्या हुआ कि दोनों के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ने लगी, दोनों के अपने अपने ग्रुप्स होने लगे। तो इससे चाइना में क्या हुआ कि इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। और इंसर्जेंसी के चक्कर में क्या हुआ कि जो दोनों पार्टीज थी KMT और CPC अपने अपना क्षेत्रवाद करने लगी। इसी बीच क्या हुआ कि जो मुख्य रूप से सरकार किसकी थी वहाँ पे? KMT की थी। KMT मतलब
ये चियांग काई शिक की। तो इन्होंने क्या किया कि जो कम्युनिस्ट थे उनको खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कम्युनिस्ट ने जो 1927 का एरा है उसके अंदर क्या किया, लॉन्ग मार्च किया, यानी कि वो केएमटी से बचते बचते कितने 1000 किलोमीटर पैदल चले, 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की पूरे सिस्टम के साथ, जो कि कितने समय में की गई, एक साल में की गई। इसको क्या बोला गया, द लॉन्ग मार्च। इसको क्या बोला गया, द लॉन्ग मार्च। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये यात्रा, यानयन। कहाँ से, यानयन से स्टार्ट हुई थी। अभी क्या था, 1931 में क्या हुआ कि जैसे ही जापान ने हमला किया, किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, और चाइना का जो मंचूरिया का क्षेत्र था वो दोबारा अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही दोबारा कब्जे में किया तो उसके साथ क्या हुआ कि जो चाइना था, जो चाइना में जो दो धड़े बटे हुए थे, कौन कौन थे, केएमटी और सीपीसी, उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और जापानीज को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो सीपीसी थी वो किस में विश्वास रखती थी, गुरिल्ला युद्ध में, यानी कि वो छिपकर मारने में, जापानियों को मारने में विश्वास रखती थी, जो कि काफ़ी हद तक जो कारगर सिद्ध हुई। और जापानी जो सीपीसी के इलाके में कभी भी गहरा प्रवेश नहीं कर सके। जबकि जो मुख्य रूप से लड़ाई किसके साथ लड़ रहे थे, जो जापान ने जो अपनी जो शक्ति है किसके तरफ ज़्यादा झुका रखी थी, केएमटी की तरफ। केएमटी की तरफ क्यों झुका रखी थी, क्योंकि उन्होंने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि केएमटी ने कहा था कि ये हमारा क्षेत्र, इससे बीच में उनके बीच में मतभेद हो गए थे। जो ज़्यादातर सरकार किस में थी, चाइना की, केएमटी की सरकार थी, इसलिए जो मुख्य रूप से युद्ध लड़ा जा रहा था, किससे लड़ा जा रहा था, केएमटी से लड़ा जा रहा था। तो जो जब भी सेना केएमटी की लड़ती तो वो तो अपने सैनिक हिसाब से लड़ती थी, मतलब वो गुरिल्ला युद्ध तो करते नहीं थे। तो जैसे जैसे जापानी सेना आगे बढ़ रही थी तो जो केएमटी की सेना थी वो पीछे हटती जा रही थी। और वो जब भी पीछे हटते तो वो क्या करते कि कुओं में जहर डाल देते, ताकि जब भी जापानी सेना वहाँ पे कुओं से पानी पिए तो वो मर जाए। गाँव को जला देते थे, जो ऑयल फील्ड्स हैं उनको जला देते थे। इससे क्या हो रहा था कि वहाँ की जो जनजातियाँ थी, वहाँ के जो लोग थे काफ़ी परेशान हुए थे, किससे, केएमटी से। क्योंकि मतलब उनको भी तो पानी पीना है ना वहाँ से, मतलब जो जहर घोल दिया पानी में, चलो ठीक है, जापान तो दुश्मन है, उसकी सेना आएगी पानी पी के मर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी तो वहाँ के जो निवासी, उनको तो वहीं पे खेती करनी है, वहीं पे ही पानी पीना है, उसके अंदर उन्होंने जहर घोल दिया। तो इससे क्या थी, केएमटी के प्रति एक दुर्भावना फैली। दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट क्या थे कि वो गुरिल्ला वॉर कर रहे थे और उसमें उनको काफ़ी बढ़त भी मिली हुई थी। तो जो कम्युनिस्ट लोगों की उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी। अच्छा, जैसे जैसे पीछे खदेड़ती जा रही थी जो जापानी सेना थी, किनको, केएमटी की सेना को, तो आखिरी जो उनका हेडक्वार्टर था, उनका हेडक्वार्टर कौन सा था, चोंगक्विंग, वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्थापित की। अच्छा, जैसे जो नैंकिंग, जो जापानी सेना है, उन्होंने नैंकिंग पर हमला किया और वहाँ से चाइना की सेना को खदेड़ दिया। और जैसे ही वो नैंकिंग पहुँची जापानी सेना, तो वहाँ पे उन्होंने लूटपाट, मारपीट, बलात्कार, खून खराबे जैसी, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ने लगी, जिससे किसका नाम दिया गया, नैंकिंग मैसेकर का। 1937 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1937 में क्या हुआ, जो जापानीज़ ने दोबारा वॉर किया, मतलब दोबारा युद्ध छेड़ दिया किसके साथ, चाइना की। मतलब पहले क्या था कि 1931 का जो युद्ध था उसमें उन्होंने मंचूरिया तक कब्जा किया था, लेकिन 1937 तक क्या किया कि उन्होंने उनके सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, उनके प्रमुख शहरों पर, शंघाई वगैरह पर किसने कब्जा कर लिया, जापान में कब्जा कर लिया। इसे ही विश्व युद्ध का आगाज बोला जाता है। अभी क्या था कि जो जापानीज़ हैं वो किससे प्रभावित थे, वो कैपिटलिस्ट थे, और जो चाइनीज़ थे वो क्या थे, कम्युनिस्ट थे। और यूएसएसआर भी क्या था, कम्युनिस्ट। यूएसएसआर मतलब रूस। रूस ने क्या किया, रूस भी एक कम्युनिस्ट देश है, तो उन्होंने किसका सहयोग करना स्टार्ट कर दिया, चाइना का सहयोग करना स्टार्ट कर दिया। और चाइना के लोग काफ़ी किसकी ओर प्रभावित थे, वो काफ़ी कम्युनिस्ट के जो उनकी आइडियोलॉजी उसके प्रभावित थे, क्योंकि केएमटी से तो वो परेशान थे ना। तो इसलिए अब जो सत्ता किसके पास आ गई, सीपीसी के पास आ गई, यानी कम्युनिस्ट लोगों के पास आ गई। कि हुआ कुछ ऐसा था कि ये जापान के साथ लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा था चाइना का, जो केएमटी सेना थी वो इतनी इनफिशिएंट साबित हुई, तो वो पीछे हटती जा रही थी। तो लेकिन
जो कम्युनिस्ट सेना थी वो जापान के खिलाफ कौन सा युद्ध कर रही थी, गुरिल्ला वॉर। उसके लिए जो हथियार थे वो किसने सप्लाई किए थे, उनको रशिया ने सप्लाई की थी। बल्कि जबकि सरकार केएमटी की थी, लेकिन रशिया ने किसका साथ दिया, जो सीपीसी थी उसका साथ दिया। अब उनके पास हथियार हो गए, उनकी बड़ी सेना हो गई, उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी होगी, तो उन्होंने क्या किया कि जो केएमटी के लोग थे उनको खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। 1949 में आकर जो चाइना यूएसएसआर ने भी जो मंचूरिया का काफ़ी हद तक पार्ट जो रशिया ने जीत लिया था, मतलब रशिया ने कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि उनकी सेना समर्थन कर रही थी ना चाइना का, तो उनको वापस दे दिया गया चाइना को, जिससे चाइना के लोग और भी प्रभावित हुए सीपीसी से। और जो बीजिंग में किसने सरकार बना ली, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि सीपीसी ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उसने सरकार बना ली, और उन्होंने चाइना का क्या नाम रखा, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, यानी कि पीआरसी। जबकि उन्होंने जो केएमटी के लोग थे उनको कहाँ पर खदेड़ दिया, फोर्मोसा आइलैंड पर। किस पर, फोर्मोसा आइलैंड पर, जिसको हम क्या बोलते हैं आज, ताइवान। और उन्होंने अपने जो आइलैंड का क्या नाम रखा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि वास्तविक तौर पर जो चाइना के जो मुख्य अधिकारी हैं वो कौन है, केएमटी वाले। क्योंकि डॉक्टर सन यात्सन के निर्देशन में जो जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो कौन सी पार्टी थी, केएमटी। और जबकि जो मोनोक्रेट्स थे, यानी कि यान शुकाई वाली जो पार्टी थी, जिन्होंने बॉक्सर रेबेलियन किया था, यान तो मूवमेंट चलाया था, वो हार गए थे। तो वास्तविक उत्तराधिकारी कौन थे, केएमटी वाले थे। अच्छा, 1951 तक, जब 49 में चाइना बन गया था, लेकिन 1951 तक किसी भी देश ने चाइना को मान्यता नहीं दी, इकलौते देश भारत को छोड़कर। बाकी देशों ने चाइना की सरकार को किसको माना, जो ताइवान में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको क्या माना, वास्तविक चीनी सरकार माना। लेकिन 1951 जैसे जैसे यूएसआर और चाइना कम्युनिस्ट, दोनों कम्युनिस्ट थे, लेकिन जैसे जैसे यूएसएसआर, चाइना और यूएसए के संबंध अच्छे होने लगे, तो बाद में किसको सरकार, चीन की सरकार मान लिया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो सरकार है उसको क्या मान लिया गया, चाइना का उत्तराधिकारी मान लिया गया। इसी के साथ जो दूसरा विश्व युद्ध है उसका अंत होता है। तो दोस्तों, आज तक की जो चाइना की कहानी है, यानी कि 1950 तक की चाइना की कहानी मैंने इसमें कवर की है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो और कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।